लास्ट डे लेफ्ट फॉर आवर सोशल साइंस एग्ज़ाम। प्रिपरेशन करनी है कि नहीं? अब बच्चों के मन में डाउट होगा कि हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, अब लास्ट दिन में कैसे पढ़े, ठीक है। और कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब कंप्लीट कैसे करें अपना सिलेबस। बहुत ईजी है, मैंने कल भी आपको अपने वीडियो में बताया था। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि कम से कम 1-2 चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाएंगे ना उस वीडियो में, और वो एक चैप्टर का भी एक पेज लेफ्ट रह गया था। वो इसलिए फ्रेंड्स, बिकॉज मैं अपनी बुक में कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स ढूंढ रही थी जो उसमें हाईलाइटेड नहीं थे, है ना। एंड मेरे ब्रदर ने वो रिकॉर्डिंग एकदम से काट दी, तो इसलिए आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो मैं इसमें कवर करवा दूँगी उसको, बट ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज ये फिर पोज भी हो जाती है ना ज़्यादा लंबी होके। तो हमने कहाँ पे छोड़ा था, एक बार देख लेते हैं उसको। हेयर वी आर राइट, हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड, कि पार्टीज़ को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। सो इट इज़ अ वेरी क्वेश्चन दैट अराइज इन आवर माइंड एंड अराइज इन सिटीजन्स, कि पार्टीज़ को क्या रिफॉर्म किया जा सकता है। तो देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ नॉट सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेड बाय द लीडर्स, कि डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसके द्वारा बना लिया जाता है, लीडर के द्वारा। जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, उसका जो लीडर होता है ना, वो फाइनल डिसीजन लेता है। अब पीपल उसे रिप्लेस कर सकते हैं, पर किसी और पार्टी लीडर से, ठीक है। पीपल किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को चेंज कर सकते हैं, बट बाय द अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर, ठीक है। और अगर वो रिफॉर्म करना नहीं चाहता तो हम उसे फोर्स नहीं कर सकते चेंज करने के लिए, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रूल बनाया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टी, कि जो MLAs और MPs है जिन्होंने जो इलेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है, तो वो अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकते। दिस इज़ डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इंडल्ज इन डिफ्लेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर्स और फॉर कैश रिवॉर्ड्स। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, फिर वो डिफ्लेक्शन में चले जाते हैं। इंडल्ज इन डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का मतलब है कि पार्टी को चेंज करना। कौन सी पार्टी को? इलेक्टेड पार्टी से अपने आप को डिफरेंट पार्टी में ले जाते हैं। वो इलेक्टेड पार्टी से अपने आप को डिफरेंट पार्टी में भेज देते हैं। किस लिए भेजते हैं वो? फर्स्ट टू बिकम अ मिनिस्टर एंड सेकेंड रीजन इज़ फॉर द कैश रिवॉर्ड्स। ओके, नाउ द लॉ सेज, अब ये जो लॉ बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये हमें बताता है कि अगर MLA और MP अपनी पार्टी चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो अपनी सीट खो देंगे लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर में जो उनकी सीट है, दैट विल बी लॉस्ट। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन नाउ? व्हाट हैपन्स व्हेन any MLA or MP change party? So this one you have to write, if the MLA and MP changes party, he or she will lose the seat in legislature. Clear? और सभी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। एक मिनट, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे कुछ लेफ्ट आई थिंक, दिस वन एग्जाम्पल ऑफ 2। हाँ जी, तो यहाँ पे ये था ना कि जो इंडिया है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वाई इंडिया हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है? तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए है क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, और इस बहुत बड़ी कंट्री को 1 या 2 पार्टी से चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि पर्टिकुलर कंट्री इज़ अमेंडेड टू हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक कंट्री जो है कि ये मल्टी पार्टी सिस्टम ही चला सकती है, 2 पार्टी सिस्टम ही चला सकती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दीज कैन नॉट चेंज वेरी क्विकली, मीन्स कि ये हमारे हाथ में होता है, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में होता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है ना कि हमारी जो इंडिया है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। ये इसलिए होता है बिकॉज इंडिया इज़ वाइड कंट्री एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रन इंडिया only by a 1 or 2 party system. Clear? Yes, let's move. So this chapter is completed here. Now come to the next chapter, outcomes of democracy. तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या क्या निकल गया है, ठीक है, मतलब रिजल्ट क्या क्या निकल गया है। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर डेमोक्रेसी बेटर है या दूसरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बेटर है। सो हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स? वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वॉज बेटर, कि अगर हम डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप, मोनार्की सिस्टम से कंपेयर करें तो डेमोक्रेसी ज़्यादा बेटर है। ये तो हमने कह दिया। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा कि CBSE क्या पूछेगी हमें क्वेश्चन पेपर में कि क्यों है इतने बेटर, क्यों कह रहे हो आप, किस रीज़न से कह रहे हो डेमोक्रेसी बेटर है। तो आपको ये रीज़न लिख के आना है। 2 मार्क्स का है, 2 रीजन्स। वैसे आई थिंक इट विल बिकम इन 5 मार्क्स, तो 5 के 5 रीजन्स लिख के आना है।
फर्स्ट, प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, सिटीजन्स को इक्वालिटी प्रोवाइड करती है। इन्हांस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इन्हांस मीन्स बढ़ाना और डिग्निटी मीन्स रेस्पेक्ट, मीन्स पर्टिकुलर इंडिविजुअल की रेस्पेक्ट होती है डेमोक्रेसी में। थर्ड, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। कैसे? बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट इन विच वी चूज़ आर रिप्रेजेंटेटिव बाय आर सेल्फ, ठीक है, जिसे हम चूज़ करना चाहते हैं उसे चूज़ करते हैं, ठीक है। सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग का मतलब यह है कि जब हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है तो मल्टी पार्टी सिस्टम में जो पार्टी है वो पार्टीज़ होती हैं वो एक दूसरे से डिस्कस करती है, ठीक है, कि ये लॉ जो है ये सही है नहीं, पब्लिक का ओपिनियन लिया जाता है कि दिस लॉ इज़ करेक्ट और नॉट, और फिर जाके बिल पास होता है। मतलब पहले पार्लियामेंट लॉ बनाती है, फिर डिस्कस होता है मिनिस्टर्स में, देन पीपल का ओपिनियन लिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, लॉ पास होता है। तो इसीलिए इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्योंकि डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर अपने आप लॉ बना देता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पब्लिक के लिए अच्छा है या बुरा। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, कि अगर कहीं पे कन्फ्लिक्ट हो जाए, मतलब लड़ाई हो जाए, गवर्नमेंट में लड़ाई हो जाती है, पीपल के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो उसको रिसॉल्व करने का मेथड भी डेमोक्रेसी में प्रोवाइड करती है। दैट मेथड इज़ आर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हम वहाँ पे जा सकते हैं एंड वी कैन रिजॉल्व आर कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, मीन्स अगर हमने इफ़ वी हैव चूजन आर रिप्रेजेंटेटिव और वो अच्छा वर्क नहीं कर रहा है तो आफ्टर 5 years और यू कैन से आफ्टर इन द नेक्स्ट इलेक्शन वी कैन रिजेक्ट दैट रिप्रेजेंटेटिव और हम दूसरा रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। मीन्स इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट है MP चेंज पार्टीज ही और शी विल लॉस द सीट इन लेजिस्लेचर, ये तो पिछले वाले का छप गया है शायद। हाँ जी, क्वेश्चन तो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन, वाई वी फैल डेमोक्रेसी वॉज बेटर, कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर है, तो ये 5 पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिस्टिमेट गवर्नमेंट, इसमें आई थिंक मैनी स्टूडेंट्स आर हैविंग प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक। अकाउंटेबल क्या होता है, रिस्पॉन्सिव क्या होता है, लेजिस्टिमेट क्या होता है। क्लियर? तो इट मीन्स दैट सबसे पहले इन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, लेजिस्टिमेट होनी चाहिए। अब सबसे पहले देख लेते हैं अकाउंटेबल क्या होती है। अकाउंटेबल का मीनिंग है, अकाउंटेबल का मीनिंग होता है कि हमें डेमोक्रेसी में हमारी गवर्नमेंट अकाउंटेबल होनी चाहिए। मतलब डेमोक्रेसी के टाइम हमारे पास राइट होना चाहिए कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चूज़ करें और उसके ऊपर हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल का मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस होने चाहिए जिससे हम अगर अच्छा नहीं काम करेगा रिप्रेजेंटेटिव सो वी कैन चेंज इट। ओके, तो अकाउंटेबल का मीन यही होता है दैट वी शुड हैव द राइट टू चूज़ आवर रूलर्स और रिप्रेजेंटेटिव एंड पीपल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स। क्लियर? नेक्स्ट होता है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है दैट वेन एवर नेसेसरी सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग इट अफेक्ट्स देम ऑल, कि जब भी ज़रूरी हो कोई डिसीज़न बन रहा हो हमारी कंट्री में, ठीक है, हमारे स्टेट में कहीं भी कोई डिसीज़न बन रहा हो तो उस टाइम पे पीपल को पार्टिसिपेट करने के राइट होना चाहिए, ठीक है, मतलब जानने का राइट होना चाहिए। या फिर आप फिलहाल आप इतना समझो, सिटीजन शुड बी हैव पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग दैट अफेक्ट देम ऑल, कि उनको भी डिसीजन में पब्लिक का ओपिनियन भी होना चाहिए। दैट इज़ रिस्पॉन्सिव, मीन्स अगर पब्लिक कुछ पूछे सो दे हैव टू टेल, ठीक है। अब पब्लिक कोई क्वेश्चन पूछे सो गवर्नमेंट हैव टू रेस्पॉन्स, सो मीन्स गवर्नमेंट शुड बी इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स एज वेल एज रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स। एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है यहाँ पे कि व्हेन पीपल थिंक अबाउट द डेमोक्रेसी तो उनके मन में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती है कि डेमोक्रेसी में सब कुछ अच्छा होगा, सो दे स्टार्ट एवरीथिंग कि नहीं ऐसी भी होनी चाहिए, ऐसी भी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को भी ऐसा करना चाहिए, पीपल की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना चाहिए। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोटिएशन। सो इसका मीनिंग ये है कि देखो, अगर आपके पास नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है आपकी कंट्री में, आपके एरिया में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, नॉन डेमोक्रेटिक मीन्स जो डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब डिक्टेटरशिप है। तो डिक्टेटरशिप में क्या होगा, डिक्टेटर खुद डिसीजन लेगा, पब्लिक के ओपिनियन की तो उसे चिंता है ही नहीं, उसे जो डिसीजन लेना वो ले लेगा। अब वो खुद ही लेगा तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा डिसीजन लेने में। बट डेमोक्रेसी में क्या होता है, कुछ पीपल कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है लेस इफिशियंट है, लेस इफेक्टिव है, बिकॉज उसमें डिसीजन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एक लॉ पास होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है।
जाता है, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक की डिबेट्स होती है, मिनिस्टर्स के बीच में डिबेट्स होती है, पहले पार्लियामेंट फिर लॉ पास करती है, फिर बिल पास होता है, फिर जाके जब लॉ हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि सिर्फ ये सोच के कि हमारी गवर्नमेंट लेस इफ़िशिएंट है, ये सोच के हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, बिकॉज डिक्टेटरशिप में भले ही जल्दी डिसीजन लिया जाता हो, बट दैट इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ पब्लिक, that decision doesn't take the interest of public, what public want. Dictator doesn't worry about what public want, ठीक है। कि जो डिक्टेटर होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पब्लिक को कौन सा लॉ चाहिए या नहीं चाहिए। अब वो जल्दी तो डिसीजन दे रहा है, बट कैसा भी डिसीजन दे रहा है, आप क्या होगा, जल्दी तो दे रहा है, पर क्या है भाई, ये लॉ हमें नहीं चाहिए। बट डेमोक्रेसी भले ही लेस इफिशिएंट हो, मतलब लेट डिसीजन देती हो, बट हमेशा पब्लिक के फेवर में होता है वो। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, मतलब डिसीजन जो होगा वो पब्लिक के फेवर में होना चाहिए, ठीक है, कि पब्लिक जो चाहती है वही वाला डिसीजन बनना चाहिए, वरना अगली बार तो हरा देगी ना उसको। सो अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर and find this out, she has the right and means to examine the process of decision making. This is known as transparency. This factor is often missing from the non-democratic government. अब देखो, democracy ensures that decision making will be based on norms and procedure. सॉरी, मैंने इसका बाय मिस्टेक मैंने दूसरी लाइन पढ़ी। तो देखो, इसका मीनिंग है डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन होता है वो नॉर्म्स और प्रोसीजर के बेस पर होता है। अब प्रोसीजर मतलब, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर का मतलब ये है कि जो प्रोसेस होता है, मतलब खुद कोई लीडर अपना वो नहीं ले सकता, रिप्रेजेंटेटिव खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है, उसको सबसे पूछना पड़ेगा। पार्लियामेंट पहले लॉ पास करेगी ना, फिर उसको मिनिस्टर से डिबेट करनी पड़ेगी, फिर उसको पब्लिक का ओपिनियन जानना पड़ेगा, है ना। तो सारा प्रोसीजर होता है। और अगर किसी सिटीज़न को जानना है कि लॉ क्यों पास हो रहा है, ठीक है, या फिर सिटीजन वांट्स टू नो इफ द डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट, कि क्या ये करेक्ट प्रोसीजर से पास होगा ये लॉ, ठीक है, ये सब जानने का अधिकार है किसको, सिटीजन्स को। क्यों है अधिकार? बिकॉज दे आर हैविंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI। और इस राइट टू इन्फॉर्मेशन को ही, मतलब किसी प्रोसीजर के बारे में जानने का अधिकार ही ट्रांसपेरेंसी कहलाता है। सो आप इसमें भी लिख सकते हो, जो पीछे पॉइंट थे ना कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर है, तो उसमें ये भी लिख सकते हो, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी। बट डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता, डिक्टेटर नहीं बताता कि उसे कौन सा डिसीजन बनाना है, इनको वो खुद बना देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, और तो नहीं हाईलाइटेड। यस, क्वेश्चन, वॉट शुड बी द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इस सबसे बेसिक आउटकम क्या है डेमोक्रेसी का? फर्स्ट इज अकाउंटेबल, गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल एंड सेकेंड इज एंड गवर्नमेंट शुड बी रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट शुड बी लेजिस्टिमेट। क्लियर? अब यहाँ लेजिस्टिमेट वाला टॉपिक तो आया नहीं है, शायद आ गया आएगा, आगे डिस्कस करेंगे उसको। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ, डेमोक्रेसी किसके आइडिया पे बेस्ड होती है? तो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोटिएशन। क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट, व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी, कि ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? सो व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी मीन्स दैट पीपल आर हैविंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन टू एग्जामाइन अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, दैट इज द प्रोसीजर इज करेक्ट फॉर द लॉ मेकिंग, or and this is known as transparency, means they are having the right to information, this is known as transparency. Clear? but ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होती है। नेक्स्ट, there is one respect in which democratic government is certainly better than its alternatives. democratic government is legitimate government। देखो आ गया यहाँ पे कि एक और चीज़ है जिससे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अच्छा बता सकते हैं। सो देखो, लेजिस्टिमेट समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये आप यहाँ पे हाईलाइट कर लेना। देखो फ्रेंड्स, जो इसमें हाईलाइट नहीं हो रहे हैं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो मैं आपको बता रही हूँ, मीन्स कोई भी छूट नहीं रहा है हमारा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो देखो, ये कहा जाता है कि जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, लेस इफिशिएंट है, ठीक है, और हमने पढ़ा है कि रेस्पॉन्सिव है मीन्स रेस्पॉन्स करती है, बट हमेशा भी नहीं करती, ऐसा नहीं है हमेशा करती है, कभी कभी इग्नोर भी हो जाती है। हम कोई वॉइस रेज करते, मतलब हम कोई अपनी प्रॉब्लम बोलते हैं, बट वो हमारी सॉल्व नहीं हो पाती, ठीक है, उसका रीज़न क्या है? करप्शन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हर बार हमारी प्रॉब्लम जो है
सुनी नहीं जाती, मतलब कभी कभी सुनी भी नहीं जाती, इग्नोर भी हो जाती है, और ये बहुत स्लो प्रोसेस करती है ना डिसीजन में, और लेस इफिशिएंट है, ठीक है, और दूसरा इसमें करप्शन है, ठीक है। तो ये समझ के हम डेमोक्रेसी को बेकार नहीं बता सकते, बिकॉज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहाँ करप्ट फ्री है, उसमें भी तो करप्शन है, ठीक है, भले ही वो जल्दी डिसीजन ले लेती हो बट करप्शन उसमें भी है, ठीक है। अब आप कहोगे कि उसमें तो सिर्फ करप्शन है, हमारी तो लेस इफिशिएंट है, स्लो प्रोसेस करती है और रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, ठीक है। तो फिर ये कंक्लूज़न दिया है गवर्नमेंट ने कि कुछ भी हो बट ये लेजिस्टिमेट गवर्नमेंट है। अब लेजिस्टिमेट का मतलब बहुत ही सिंपल है कि लेजिस्टिमेट गवर्नमेंट इज़ द गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल है इन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में मतलब जो इलेक्शंस होते हैं उनमें गवर्नमेंट जो खुद अपनी गवर्नमेंट चूज़ करते हैं, ठीक है, दैट इज़ द लेजिस्टिमेट गवर्नमेंट, जो पीपल के द्वारा चूज़ की जाती है। तो पीपल ने कंक्लूजन क्या दिया है, चाहे इसमें कुछ भी ना हो बट ये हमारी खुद की ओन गवर्नमेंट है। डिक्टेटरशिप में हम अपनी गवर्नमेंट खुद चूज़ नहीं कर सकते, डिक्टेटर कोई भी बन जाता है, जो डिक्टेटर होता है ना वो अपनी अपनी चलाते हैं। बट डेमोक्रेसी में भले ही स्लो डिसीजन लिया जाता हो, भले ही सारी चीज़ों में रिस्पॉन्सिव ना हो, बट इट इज़ आवर ओन गवर्नमेंट, ठीक है, जो हमने खुद बनाई है वो गवर्नमेंट है ये। तो आई थिंक दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड और लेफ्ट क्वेश्चन इन व्हाट रेस्पेक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर दैन इट्स ऑल्टरनेटिव्स, कि ऐसा क्या है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेटर है इसके ऑल्टरनेटिव से। बताओ क्या रेस्पेक्ट है वो, मतलब क्या चीज़ है वो जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर है उसके ऑल्टरनेटिव से। तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ लेजिस्टिमेट गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ पीपल ओन्स गवर्नमेंट, दैट्स वाई, ठीक है। अब इसको आपको इलेबोरेट करके लिखना होगा एग्जाम में, वो तो आप लोग कर सकते हो, पीछे वाले क्वेश्चन हो गए थे ना। यस, मूव टू द नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कितने टॉपिक्स लेफ्ट है, ओ लास्ट पेज, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि मैंने क्या कहा था, हम पूरे चैप्टर में डेमोक्रेसी और उसकी जो अपोजिट जो गवर्नमेंट है उनके बीच में कंपेयर करेंगे और फिर बताएंगे कि डेमोक्रेसी कैसे अच्छी है। अब ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमने उन्हें कंपेयर किया तो हमें पता चलता है कि जो डिक्टेटरशिप है उसमें जल्दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, उसमें जल्दी इकोनॉमिक की ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जल्दी हो रही है। बट डेमोक्रेसी में बहुत आराम से हो रही है, बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ लेस इफिशिएंट, डेमोक्रेसी टेक्स अ स्लो डिसीजन, है ना, एंड डेमोक्रेसी इज़ नॉट रेस्पॉन्सिव वाला तो हम कहेंगे नहीं, बिकॉज डिक्टेटरशिप भी रेस्पॉन्सिव नहीं होती है। क्लियर। अभी हमें ये पता चला कि जो डिक्टेटरशिप है वो जल्दी ग्रोथ कर रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसकी जल्दी बढ़ रही है और डेमोक्रेसी कम बढ़ रही है, ठीक है। अब उससे पहले आप जान लो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट है कि कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करते हैं। फर्स्ट, कंट्रीज पॉपुलेशन साइज़, कि कंट्री की पॉपुलेशन का साइज़ कितना है। सेकंड, ग्लोबल सिचुएशन उसकी, ठीक है, दैट कॉरपोरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़, के अदर कंट्रीज से उसके कैसे कॉरपोरेशन। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ अडॉप्टेड बाय कंट्री, कि जो कंट्री ने जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ अडॉप्ट की है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। सो अब क्या कहा गया है इसमें कि हमने देखा कि जो डिक्टेटरशिप है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जल्दी हो रही है बट हमारी डेमोक्रेसी की कम हो रही है। पर हम इससे सोच के डेमोक्रेसी को बेकार नहीं बता सकते, बिकॉज डेमोक्रेसी के और भी बहुत ज़्यादा अदर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं हमारे पास जिससे हम डेमोक्रेसी को बहुत अच्छा बोल सकते हैं। तो सिर्फ एक दो चीज़ों से हम डेमोक्रेसी को बेकार नहीं बता सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी के पास डेमोक्रेसी इज़ हैविंग मोर पॉजिटिव पॉइंट दैन द डिक्टेटरशिप। नाउ क्वेश्चन व्हाट इज़ ऑन वुड फैक्टर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स, कि किस फैक्टर पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड होती है। मे बी इट कैन कम इन आवर बोर्ड एग्जाम। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर्स, ये लिख के आना आपको, फिर नीचे लिख देना कंट्री पॉपुलेशन साइज पॉइंट में, दैन ग्लोबल सिचुएशन, दैन कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़, कितना अदर कंट्रीज़ को कट कर रही है मतलब, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ अडॉप्टेड बाय द कंट्री एक्सेट्रा, राइट। सो आवर चैप्टर इज कम्प्लीटेड हेयर इन 19 मिनट्स। वेरी गुड। सो हमारा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर हो गया कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, राइट। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ज़्यादा सिंपल।
नेशनलिज्म लास्ट में करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर, नॉट हार्ड बट अ लेंथी चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में अपनी जो आपकी एनसीईआरटी बुक है ना उसको लेके बैठ जाइए और फटाफट से हाईलाइट करिए, और जिस लाइन का मतलब नहीं पता उसका मीनिंग लिखिए उसके आगे, या फिर रफ नोटबुक में अपनी। सबसे पहले आता है कि जो रोड्स है, रोड्स को हम डिफरेंट टाइप्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब किसके मतलब देखो, जो रोड्स हैं एक तो हम उनको मटेरियल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, और रोड्स को हम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। सो हेयर वी आर क्लासीफाइंग रोड्स इन द फॉलोइंग 6 मतलब 6 पार्ट्स में हम इनको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी। क्वेश्चन में भी कम इन आर बोर्ड एग्जाम दैट क्लासीफाई द रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी और क्लासीफाई रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मटीरियल वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट क्लासीफाई द रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी। तो 6 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे एंड अदर रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स। क्लियर, दे आर 6, 1 2 3 4 5 6। सो सबसे पहले आता है क्वाड्रिलेटरल हाईवे। तो क्वाड्रिलेटरल हाईवे क्या है, ये ना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दौरान, जो दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई एंड चेन्नई टू मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवे। क्लियर, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर जम्मू कश्मीर, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज आप इनमें कन्फ्यूज हो जाओगे, एंड आज लास्ट डे वैसे भी। सो हमें यहाँ से पढ़ना है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जो गवर्नमेंट ने बनाया है उसके पीछे उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कि क्यों बनाया उन्होंने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ऑब्जेक्टिव था उनका। ऑब्जेक्टिव था कि जो ताकि जो पीपल यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं उनका टाइम भी कम लगे। अगर वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे से जाएंगे तो उनका टाइम भी कम लगेगा एंड डिस्टेंस भी कम होगा, ठीक है। एंड दिस हाईवे प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लेंटेड, और किसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं या फिर किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। जो पुरानी वाली हमारी ज्योग्राफी की बुक है, जिसके पास पुरानी वाली है उसमें नहीं लिखा है आई थिंक, हाँ जी ये नहीं लिखा है, नई वाली में है। आप लिख सकते हो, दीज हाईवे प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। अब क्वेश्चन आ सकता है कि क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे इज़ इम्प्लेंटेड बाय हु इम्प्लेंटेड द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। तो कौन इम्प्लेंट करता है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इतना ही पढ़ना है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में। सेकंड आता है नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे क्या होता है, नेशनल हाईवे लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ कंट्री, मतलब कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में जाता है, मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कंट्री, ठीक है। दीज आर प्राइमरी रोड सिस्टम्स एंड लेड, ये याद नहीं करना है कि ये क्या है प्राइमरी रोड सिस्टम है, इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जो इंपॉर्टेंट है वही लर्न करना है। तो यू हैव टू लर्न दैट इसे कौन मेंटेन करता है, ऊपर वाले को कौन मेंटेन करता था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड नेशनल हाईवे को कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPWD। यू हैव टू लर्न दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल हाईवे इज़ मेंटेन्ड बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPWD। लर्न राइट नाउ। नेक्स्ट, द हिस्टोरिकल सिरसा सूरी मार्ग इज़ कोल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली टू अमृतसर। कि जो पुराने वाला वो है ना शेरशाह सूरी मार्ग, हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग, उसको नेशनल हाईवे नंबर 1 कहा जाता है। ये इनके ना नंबर्स होते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 1, नेशनल हाईवे नंबर 2, ऐसे होता है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे नंबर 1 है ये, कौन है, शेरशाह सूरी मार्ग। और कहाँ से कहाँ तक है, इट इज़ बिटवीन दिल्ली टू अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर के बीच में। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या होता है, स्टेट हाईवे मतलब आप समझ गए होंगे, दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड मेंटेन। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये लर्न नहीं करना है बट ये आपकी नॉलेज के लिए है कि जो स्टेट्स कैपिटल से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर तक हाईवे जाते हैं, दैट इज़ स्टेट हाईवे, ठीक है। बट लर्न हमें क्या करना है कि इन्हें मेंटेन कौन करता है, कौन मेंटेन करता है स्टेट हाईवे को, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। क्लियर। अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे को कौन करता था मेंटेन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड नेशनल हाईवे को कौन करता है, इट इज़ मेंटेन बाय सेंट्रल पब्लिक
सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड स्टेट हाईवे इट इज़ मेंटेन बाय स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, स्टेट पब्लिक, देखो सेंट्रल पब्लिक स्टेट पब्लिक, सेंट्रल पब्लिक स्टेट पब्लिक दोनों सेम है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हाईवे, अब डिस्ट्रिक्ट हाईवे को कौन मेंटेन करता है? जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट हाईवे को जिला परिषद, ये याद करने इनसे हमें। एंड जो अदर रोड्स होते हैं, जो अदर रोड्स होते हैं जैसे रूरल एरिया के रोड्स होते हैं, विलेज से टाउन को कनेक्ट करते हैं, विलेज से सीधा टाउन जाना हो तो उन रूरल एरिया के रोड से जाते हैं, कच्चे वाले रोड होते हैं, तो उन्हें कौन बनवाता है? देखो उन्हें कौन बनवाता है? किसके द्वारा बनते हैं? जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसके तहत उनको बनवाया जाता है। और इस स्कीम के अंदर every village in the country is linked to the major town in the country by an old motorable road, मतलब हर एक इस योजना के तहत जो रोड्स बनवाए जाते हैं तो उनमें दैट रोड्स आर कनेक्टेड फ्रॉम अ विलेज टू द टाउन। नेक्स्ट आता है बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, सब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज हु इम्प्लीमेंट्स हाईवे प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट को किसने इम्प्लीमेंट किया? सो इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय, yes tell me who implement the highway project? Highway project was implemented by National Highway Authority of India, National Highway Authority of India, NHAI, National Highway Authority of India, clear? Next who implement National Highway? National Highway को कौन implement करता है? that was Central Public Work Department, Central Public Work Department, CPWD, Central Public Work Department। और स्टेट हाईवे कौन मेंटेन करता है? स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। नेशनल को सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और स्टेट को स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, क्लियर? नेक्स्ट हु मेंटेन द डिस्ट्रिक्ट रोड, बहुत ईजी है, डिस्ट्रिक्ट रोड को कौन करता है? जिला परिषद करती है। नेक्स्ट व्हाट इज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अब देखो यहाँ पे इसको क्लियरली बताया तो नहीं गया है कि इसमें क्या होता है, बट आप हाँ ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ना ये लिख के आना कि इस स्कीम के तहत क्या होता है, स्पेशल प्रोविज़न दिए जाते हैं फॉर एवरी विलेज इन अ कंट्री, हर एक विलेज के लिए कंट्री में जो एक टाउन से कनेक्ट है, लिंक है, ताकि जो पीपल है जो इस स्कीम के दौरान हर एक विलेज जो टाउन से कनेक्ट है उनमें सड़क बनवाई जाती है ताकि पीपल जो विलेज है, विलेज के पीपल सड़क पर जा सकें, विलेज के पीपल सड़क से टाउन तक जा सकें, क्लियर? दिस इज इन दिस ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ऑलमोस्ट 27 मिनट की होगी है, पोस्ट भी हो सकती है अभी, वैसे मैंने 5-6 वीडियो काटी है इस वीडियो को बनाने के लिए ताकि पोस्ट ना हो, ठीक है? तो अब हमारे पास आता है रोड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस, देखो मैंने बताया था ना, हमने अभी पढ़ लिया कि कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कैसे रोड्स को क्लासीफाई किया जाता है, 6 पार्ट्स में पढ़ लिया। नेक्स्ट अब मटेरियल के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज़ मेटल्ड रोड, सेकंड इज़ अनमेटल्ड रोड। अब मेटल्ड रोड कौन से होते हैं? हिंदी में बोले तो पक्के रोड होते हैं ना, जो कॉयल से बने होते हैं, सीमेंट से बने होते हैं, ठीक है? दैट इज़ द पक्के रोड, मेटल रोड। और अनमेटल्ड रोड होते हैं कच्चे रोड जो हमारे विलेजेस के होते हैं, ठीक है? उसमें क्या, वो किससे बने होते हैं? वो मिट्टी वगैरह से बने होते हैं एंड वो काम के नहीं होते। कब? रेनी सीजन में, बिकॉज जब रेनी सीजन होता है ना, आप कहीं अपने फील्ड वगैरह में गए होंगे तो रेनी सीजन के टाइम वहाँ पे बिल्कुल वो होता है, कीचड़ हो जाता है, तो दे आर नॉट इफिशिएंट इन रेनी सीजन। बस इतना ही पढ़ना है मटेरियल के अकॉर्डिंग। तो अब रेलवेज़, अब देखो फ्रेंड्स ज़्यादा चांसेस है रेलवेज़ की इम्पोर्टेंस आने के, ठीक है? व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ रेलवेज, ये बहुत बार रिपीट हुआ है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ रेलवेज। तो आपको ये लर्न करके जाना है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे जो लिखा है ना ये हाईलाइट नहीं हुआ है, बट देखो मैं बता रही हूँ ना जो हाईलाइट नहीं हुआ उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, जो रेलवेज है वो एक प्रिंसिपल मोड है ट्रांसपोर्टेशन का। अब प्रिंसिपल मोड क्या होता है वो हमें डिस्कस नहीं करना है, बस आपको लिख के आना है रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक अच्छा फैक्ट पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर सोचेगा भाई बच्चे ने NCERT पढ़ रखी है मतलब, ठीक है ना? नेक्स्ट रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू पीपल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ लाइक बिजनेस। अब देखो जो रेलवेज होती है वो इस चीज़ को भी पॉसिबल बनाती है क्योंकि रेलवेज के द्वारा बिजनेस किए जाते हैं, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज और अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए भी रेलवेज का यूज़ किया जाता है। ओवर लॉन्ग डिस्टेंस के अगर हम बहुत दूर दूर तक कोई गुड को ट्रांसफर करना है सो वी यूज़ रेलवेज। अपार्ट फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडियन रेलवेज हैव बीन अ ग्रेट इंटरकनेक्टिंग फोर्स फॉर अदर देन 150 ईयर्स। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो आगे चलते हैं, एक बार ये पढ़ लेते हैं। रेलवेज इन इंडिया बीन टू इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेटेड द डेवलपमेंट। नो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये जो हाईलाइटेड है ना ये पढ़ो। देखो द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थेन इन 1853 कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर की। जो फर्स्ट ट्रेन स्टीम थी वो कहाँ से कहाँ तक गई थी? मुंबई से थेन तक,
ठीक है। और कब? 1853 में। और कितना डिस्टेंस उसने कवर किया था? 34 किलोमीटर का। नेक्स्ट, तो यहाँ पे तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे मेरिट्स भी रेलवेज़ के। ये वाला हमारा छूट गया है, इसको देख लेते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाईवे टनल, अटल टनल 9.02 किलोमीटर हैज़ बीन बिल्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो बॉर्डर रोड था ना, उसमें सिर्फ यही वाला इंपॉर्टेंट है कि जो लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है ना, वो किसके द्वारा बिल्ड की गई है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, कौन सी है वो? टनल अटल टनल, टनल अटल ट्यूनल, टनल का नेम है अटल ट्यूनल, और जो 9.02 किलोमीटर तक है। क्लियर? तब क्वेश्चंस देख लेते हैं, बिकॉज और कुछ नहीं बचा है इसमें। Which is the world's longest highway and who built that? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है? जिस वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, वो टनल, ठीक है, यहाँ पर टनल आ जाएगा, क्वेश्चन में छूट गया। तो उसका नेम है अटल ट्यूनल, अटल ट्यूनल। और किसने उसको बिल्ड करा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट, 30 मिनट्स की हो गई वीडियो। हाउ आर रोड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन? ये कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज़ करते हैं रोड्स को बनाने के लिए, उनके अकॉर्डिंग रोड्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है? तो 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट इज़ मेटल रोड एंड अनमेटल्ड। मेटल जिनमें सीमेंट और कॉइल का यूज़ किया जाता है, अनमेटल जो मिट्टी के होते हैं, जो रेनी सीजन में काम नहीं आते। नेक्स्ट, व्हेन इज़ द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड? कि फर्स्ट ट्रेन की स्टीम्ड कब थी? तो दैट इज़ फ्रॉम व्हेन इन 1853 एंड from Mumbai to Thane and it covered a distance of 34 किलोमीटर। मूव टू द नेक्स्ट। यस, ये आ गई है मेरिट्स। अब देखो, आज के टाइम में जो रेलवेज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है नेशनल इकोनॉमी में, अगर कंपेयर करें उसे अदर ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है, अब अगर इसमें मेरिट्स लिखने की होगी, मेरिट्स फ्रेंड्स, मेरिट्स इसी पैराग्राफ से आएगी, इसी पैराग्राफ से आपको लिख के आनी है। फर्स्ट मेरिट इज़